गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे। बिहार स्पेशल में हमने पढ़ा, 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं बिहार स्पेशल के। और 2 वीडियो में हमने पहला वीडियो में बिहार का बेसिक परिचय पढ़ा, दूसरा वीडियो में हमने पढ़ा बिहार का इतिहास पढ़ा, संस्कृति पढ़ा। उसी में हमने बिहार के इतिहास और संस्कृति में ही पढ़ा बिहार में उस समय प्रागैतिहासिक काल से लेकर हम लोग पढ़ें उसमें कौन कौन सा स्थान बिहार से संबंधित था, नवपाषाण में, ताम्रपाषाण में, ये सब पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछला वीडियो में हमने पढ़ा मगध के बारे में, मगध की स्थापना कौन किया। उसके बाद हर्यक वंश के बारे में पढ़ा, उसमें कितने शासक हुए और उन शासकों ने क्या क्या काम किया जो एग्ज़ाम में आता है, वो सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उस दिन हम बोले थे कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश और मौर्य वंश। तो फ्रेंड्स वी स्टार्ट्स वीडियो। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में। तो नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद करता है। उन्होंने इतिहास में अनेक उपाधियों का धारण किया। ये सब उपाधियाँ पूछता नहीं है, ये सब उपाधियाँ आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, समझे। हाँ, उनका मंत्री था कल्पक, उसके बारे में पूछता है। और उन्होंने कौन कौन से महाजन पदों को मिलाया था मगध में, ये भी पूछता है। तो अस्मक को मिलाया, है को मिलाया, कलिंग को मिलाया, सुरसेन को मिलाया, इक्ष्वाकु, पंचाल, कुरु, कासेय, ये सब को मिलाता है। उसके बाद महापद्मानंद कलिंग से एक मूर्ति उठा के लाता है। इसका प्रमाण भी हाथी गुफा अभिलेख से मिला है, समझिए। और चलिए इस वंश के बारे में और जानते हैं। इस वंश में कुल 9 शासक हुए। 9 शासक के बारे में एग्ज़ाम कभी नहीं पूछता है। इसमें एक शासक था घनानंद। कौन? 9वां शासक था और अंतिम शासक घनानंद। घनानंद बहुत ही भोगविलासी शासक था और उस समय मगध का शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। बहुत शक्तिशाली मगध साम्राज्य बन गया था। मगध साम्राज्य के सेना के आगे दुनिया का कोई सेना नहीं टिक पाता था। यही मगध साम्राज्य था जो सिकंदर को वापस जाने को विवश कर देता है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है। जब उसके सेना ने घनानंद की सेना के बारे में, उसके शौर्य के बारे में जाना तो वापस हो जाता है। तो सिकंदर यहाँ पे आ गया है। तो सिकंदर के बारे में हम कुछ फैक्ट बोलते हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वो आपको एग्ज़ाम में पूछता है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, फिलिप में हुआ था। उसके बाद है सिकंदर का गुरु पूछता है। तो सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु सिकंदर का गुरु था। सिकंदर भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण करता है। सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। आगे में हम पढ़ेंगे सेल्यूकस निकेटर उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है और उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के लड़ाई होता है। तो वो हम आगे में पढ़ेंगे। उसके बाद था सिकंदर को पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध को हाइडेस्पिच युद्ध बोला जाता है। ये युद्ध झेलम, यानी उस समय झेलम को बिस्ता बोला जाता था, बिस्ता नदी के किनारे हुआ था। और यहीं पर सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार करता है, समझिए। इतना फैक्ट था सिकंदर के एक बाऊकेफला नाम का एक घोड़ा था, समझिए। बाऊकेफला नाम का एक घोड़ा था, वो सिकंदर का प्रिय घोड़ा था, समझिए। उसी के नाम पे एक नगर का झेलम नदी के तट पर एक नगर की स्थापना किया था। तो इतना फैक्ट सिकंदर के बारे में था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग नंद वंश
देखें नंदवंश से और कोई क्वेश्चन नहीं आता है, समझिए। अब एक समय ये भी क्वेश्चन आया था, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो हम आपको ये बता दिए, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, समझिए। एक घनानंद के बारे में है और कुछ पूछता नहीं है। उसका सेनापति था भद्रसाल था, शाकटाल उसका मंत्री था, सिकंदर के समकालीन था। अब देखिए ऐसा कहानी में बताया गया है कि घनानंद ने चाणक्य को अपमान किया था और चाणक्य उसी समय, जिसको हम कौटिल्य बोलते हैं, उसी समय उन्होंने शिखा बांध के प्रण लेता है कि घनानंद को हम जब तक तुमको मगध के गद्दी से नहीं हटाएंगे, जब तक मैं अपनी शिखा को नहीं खोलूँगा। तो ये सब इतिहास के मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। हाँ, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था, ये बात था। और जहाँ तक अभी प्रमाण की बात है तो चाणक्य पता नहीं कौन आदमी था, क्या था, इसके बारे में अभी इतिहास पूरा नहीं बता पाया। तो चलिए ज़्यादा हम इतिहास के बातों में नहीं उलझेंगे, हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मौर्य वंश, इसका मंत्री चाणक्य, समझिए, और चंद्रगुप्त मौर्य उसका राजा। उसका चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य नामों से जाना जाता है, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ रहे हैं, डिटेल से पढ़ेंगे जैसा कि हम हर एक वीडियो में पढ़ते हैं। देखिए जो बिहार स्पेशल का यहाँ पर आपको मटेरियल मिल रहा है, वो कहीं भी यूट्यूब चैनल पर आप खंगोल के देख लीजिए, आपको ऐसा मटेरियल नहीं मिले। तो आप शांचित मन होकर एक पढ़िए इस चैनल पे, आपको पूरा फुलफिल हो जाएगा। जितना आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए उतना आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका प्रधानमंत्री चाणक्य, इसको अन्य नाम से जाना जाता था, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। इसका मृत्यु होता है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। संलेखनापत्ति द्वारा इन्होंने प्राण का त्याग किया था। ये जैन धर्म के मानने वाले थे। इन्होंने राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। उस समय पाटलिपुत्र का पाली ब्रोथा यूनानी नाम था। उसके बाद समय आता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन में क्या क्या किए, ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसी चलते हम डायग्राम में लाए हैं कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो देखिए चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध होता है। बताएं सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था, वही उसका उत्तराधिकारी बनता है। सिंधु नदी के किनारे पे युद्ध हुआ, परिणाम हुआ चंद्रगुप्त विजय होता है। उसके बाद सेल्यूकस की पुत्री हेलेना थी, उससे चंद्रगुप्त को ब्याह हो जाता है, शादी कर देता है। कौन? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस उसके बाद अपने दरबार में एक विद्वान था मेगास्थनीज, उसको भेजता है कि जाओ तुम राजदूत बनकर, जैसे अभी एम्बेसडर जाते हैं विदेश में, वैसे ही एम्बेसडर के रूप में मेगास्थनीज आया। और भारत के दर्शन पर मेगास्थनीज ने एक इंडिका लिखा, उसमें सच्चाई बताया गया है कि भारत क्या था, भारत कितने समाजों में बांटा था, समझिए। तो देखिए अब बात आया कि जब ब्याह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य को, तो दहेज में उसको हेरात, कंधार, मरकाना और काबुल मिला, समझिए। तो ये सब उसको दहेज में मिलता है। अब चलते हैं उसका बेटा बिंदुसार। तो बिंदुसार का पिता कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी माता दुर्धरा, और ये दुर्धरा थी जो घनानंद की बेटी थी, उसी से इसका शादी हुआ था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब इसका पत्नी धम्मा सुभद्रा दांगी थी। इन्होंने सिजेरियन तकनीकी इसको जन्म देने वाला पहला शासक था। ये भी एग्जाम में पूछा है। इसका मंत्री चाणक्य और खलाटक था। तो इतना बिंदुसार के बारे में था। उसके बाद चलते हैं आगे। बिंदुसार को अन्य नामों से जाना जाता है इतिहास में, ये नाम भी आपको पूछता है। तो इतिहास में बिंदुसार को अनेक नाम से जाना जाता है। पुराण में उसको भद्रसार कहा जाता था, जैन ग्रंथ में सीसेन, और यूनानी उसे अमित्र चेटस बोलते थे। चीनी बिंदुपाल बोलता था, और संस्कृत में अमित्र घात। तो ये सारा बिंदुसार का उपनाम है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एराइज होगा एग्जाम में, समझिए। उसके बाद चलते हैं अशोक के बारे में।
सम्राट अशोक, नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपने तलवार के बल पे पूरा अफ़गानिस्तान तक मगध साम्राज्य को फैलाया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर पूरे विश्व में एक शांति का उपदेश दिया। वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक वो है जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध से संन्यास लेता है और चंड अशोक से धम अशोक बनता है। तो चलिए अब अशोक के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी, उसके बाद अन्नमाता इसको एक धम्मा थी। इसकी पत्नी होती है देवी पद्मावती। कारुवाकी ही अशोक को बहुत प्रेरित करता है। अशोक को कारुवाकी बहुत प्रेरित करता है हर एक चीज़ के लिए, समझ गए। ये सारा इनकी पत्नियां थी। उसके बाद इनका पुत्र था महेंद्र, कुणाल, जालौकिक और तिबर। ये इनका पुत्र था। महेंद्र और संघमित्रा उनकी एक पुत्री थी, जिसको अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा था। ये भी एग्जाम में आया है। और वो विदेश कौन था, वो कहाँ भेजे थे, तो श्रीलंका में भेजे थे, समझ गए। हाँ देखिए, इनका पुत्री संघमित्रा था और पुत्र महेंद्र, ये दोनों को प्रचार के लिए भेजते हैं। अशोक का मंत्री था राधागुप्त, समझ गए। उसके बाद देखिए, अशोक को अन्य नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में इसे अशोक वर्धन बोला जाता है। मास्की एक अभिलेख है, उसको में बुद्ध शाक बोला जाता है, समझ गए। उसके बाद है मगधाधिराज भाबरू अभिलेख में बोला जाता है। इसमें बोला गया है कि मगध से अशोक को बहुत प्यार था, इसी अभिलेख में बोला गया है भाबरू में, ठीक है। उसके बाद है प्रियदर्शी बराबर के गुफाओं से, जहाँ भी प्रमाण मिला है, आप आके जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं। बराबर के गुफाएं में अभी भी वही चमक है जो चमक मौर्य काल में था, सोचिए। उसके बाद रायनो अशोक भी बोला जाता है। इनको देवनाम प्रिय भी बोला जाता है। देवनाम प्रिय कहाँ कहाँ बोला जाता है, वो देखिए कौन कौन अभिलेख में इनको देवनाम प्रिय के नाम से बोला जाता है। देखिए, रूपनाथ, गिरनार, रुमनदेई, निगाबला, ये सब में इनको बोला। महाराज कुमार बोला जाता है इनको अभिलेख में। उसके बाद अशोक का नाम अशोक, मास्की, गुज्जर, नेतुर, ये सब में उनको अशोक का नाम अशोक बोला जाता है। तो ये सब फैक्ट है जो हम आपको डायग्राम के थ्रू दे रहे हैं। सोचिए इसमें हमको कितना मेहनत लगा है ये सब फैक्ट बनाने में। सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये सब फैक्ट बनाया है। उसके बाद अशोक का कुछ शिलालेख है जिसका खोज हुआ था। तो इस शिलालेख का खोज सबसे पहले टी पैंथर ने किया था 1750 में। इसे सबसे पहली बार पढ़ा था जेम्स प्रीफेस। उसके बाद जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा कौन अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था, समझ गए। अभिलेखों का लेखक कौन था, चापाड़ जितना भी अभिलेख लिखा था उस सब के लेखक, जैसे अभी पेंटर होता है ना, तो उस पेंटर के नाम था चापाड़। उसके बाद देखिए अशोक के बारे में। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या था, ये भी एग्जाम में आपको पूछता है। हमने डायग्राम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया। खरोष्टी, इसको साहबगढ़ी या मनसेहरा में लिखा गया है। मनसेहरा और साहबगढ़ी को खरोष्टी में लिखा गया है। द्विभाषिक क्या है, सारे कुना अभिलेख को द्विभाषिक में लिखा गया है और इसमें अरामाइक और यूनानी दो भाषा है, इसको में लिखा गया है। कौन कौन, सारे कुना अभिलेख को दो भाषा में लिखा गया है, अरमाइक और यूनानी में। उसके बाद है अरमाइक में लघमान एवं तक्षशिला, ये अरमाइक में लिखा गया है। ब्राह्मी, इसके बाद जितना भी शेष भारत में है उस सबको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। और उसका भाषा पूछता है तो अशोक की भाषा, अभिलेख की भाषा प्राकृत था, ये भी एग्जाम में आपको पूछेगा, प्राकृत था, समझ गए। ये अशोक के बारे में था। अब है बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख, वो कौन कौन है बिहार में, यानी मगध में कौन कौन था। तो लघु अभिलेख एक मिला है सासाराम से, वो था
स्तंभ अभिलेख मिला है। स्तंभ में कौन कौन आया है देखिए, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण, रामपुरवा पश्चिमी चंपारण, तो ये मगध में मिला है। अब गुहा अभिलेख कहाँ मिला है, बड़ावर की पहाड़ी में, जिसको खोज हुआ था 1785 में। ठीक है, अशोककालीन विदेशी शासक, उस समय अशोककालीन कौन कौन विदेशी शासक था, तो एंटियोकस था और टॉलमी था, टॉलमी फिलाडेल्फस। तो देखिए ये भारतीय, ये उस सीरिया का था, समझिए, और एक था कहाँ का, मिस्र का। ये दोनों उसके समकालीन शासक थे। अब चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य और को डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको स्थापना किया। हम जैसे पीछे बता चुके हैं डायग्राम के माध्यम से, यहाँ कुछ फैक्ट होगा डिटेल में जो हम लोग पढ़ेंगे। जस्टिस और ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा। कौन? जस्टिस और ट्रेबो। ठीक है, इसकी पुष्टि करता है विलियम जोन्स। ठीक है, प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा। समझिए, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था, तो चाणक्य था। उसकी सहायता से ही मौर्य वंश की स्थापना करता है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी से चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी से युद्ध होता है। ये भी बताएं, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है और उसको दहेज में काबुल, कंधार, मराकन और हेरात प्राप्त होता है। समझ गए। उसके बाद है युद्ध, उसके बाद उसको सेल्यूकस के पुत्री से शादी हो जाता है। उसके बाद वहाँ के जो सेल्यूकस निकेटर था, जो मेगास्थनीज को एम्बेसडर के रूप में भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और वहाँ एहायो इंडिका नामक एक ग्रंथ लिखता है। कौन? मेगास्थनीज। ये भी पूछा, इंडिका उसने लिखा, ये भी पूछा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, उसका विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत से लेकर ईरान तक और दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। उसने 12 वर्ष, उसके शासनकाल के अंतिम समय में 12 वर्ष मगध में भीषण अकाल पड़ता है और वहाँ उसने गद्दी त्याग कर कहाँ चल जाता है, श्रवण बेलगोला जाता है कर्नाटक में, और वहाँ चंद्रगिरी पर्वत पे तपस्या करते हैं और वहीं उनको जैन धर्म के संलेखनापत्ति द्वारा अपने प्राण को त्याग करते हैं। तो ये था एक मोटा मोटी विस्तृत में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखे। अब है बिंदुसार के बारे में हम लोग देख लिए हैं, और यहाँ पर बिंदुसार के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे एक किसका उत्तराधिकारी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसका नाम भी हम जितना भी अनेक नाम से पुकारा जाता है वो सब नाम हम देख लिए थे, आप लोग को बार बार नहीं रिपीट करेंगे, टाइम छोटा वीडियो बनाना है, ज़्यादा लंबा नहीं। उसके बाद देखिए तक्षशिला में विद्रोह हुआ था जिसके दबाने अशोक को भेजा था। कौन? तो बिंदुसार ने। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का मानने वाला था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद चलिए अशोक के बारे में आते हैं। अशोक बिंदुसार के मरने के 4 साल बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पे बैठता है। इसके पूर्व वो उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोकवर्धन बोला जाता है, मास्की और गुजरा अभिलेख में उसे अशोक कहा जाता है। सिहल अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार वो ऐसा बताया गया है कि 99 भाइयों की हत्या करके अशोक गद्दी प्राप्त करता है। इसका पुष्टि अभी नहीं मिला। अशोक के समय एक युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध, ये पूछता है 261 ईसा पूर्व में, और इसी युद्ध में मगध में कलिंग को शामिल कर लिया जाता है, और इसी युद्ध के बाद चंड अशोक से धम अशोक बनता है। उसके बाद है 13वां शिलालेख में इस युद्ध के वर्णन है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, इससे पहले वो शैव धर्म का अनुयायी था। उसके बाद है दीपदान के अनुसार उपगुप्त ने, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया, तो उपगुप्त ने दिया था। अब अशोक के संबंधित कुछ फैक्ट है, जैसे 9वें वर्ष वो कलिंग की युद्ध करता है अपने राजाभिषेक के 9वें वर्ष। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करता है। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा करता है, और 13वें वर्ष में धम को शिलालेखों पर अंकित कराता है। 14वें वर्ष के धम महामात्रों का नियुक्ति करता है, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी यात्रा कर अशोक ने वहाँ के कर के दर को हटा देता है, क्योंकि वो महाबुद्ध के जन्मस्थली था। ये था अशोक के बारे में फैक्ट। तो आज और देखते हैं कुछ फैक्ट है। जैसे हम बता चुके हैं डायग्राम में कि उन्होंने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसी के समय तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, समझिए। और उसके बाद मौर्य वंश का शासक अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो ये था मौर्य वंश और
किस वंश को? मौर्य वंश। और कौन वंश पढ़ रहे हैं तो हम लोग तो नंद वंश पढ़ रहे थे। तो मौर्य वंश और नंद वंश की एक कहानी था, जो कहानी अब ख़त्म हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट कोई वंश पढ़ेंगे, वो अगले चैप्टर में हम आपको बता देंगे, समझ गए। उस वंश वो होगा पाल वंश, मिथिला, और जितना छोटा छोटा वंश जो मगध में उत्पत्त हुआ है शुंग वंश, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मेरी दृष्टि से इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।